हेलो एंड वेलकम टू अकेडमी फॉर सिविल एक्सेलेंस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली कंडक्टेड छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रीलिम्स, और इस पेपर को हम एनालाइज करेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। आज की वीडियो देखने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का, सब्जेक्ट्स की थीम्स कभी नहीं बदलती। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर अमंग द फॉलोइंग द एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड इज फाउंड? मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल या फिर ढोलावीरा? इसका आंसर है बी, कालीबंगन, राजस्थान। अच्छा, अगर आपने हमारी जियो साइंटिस्ट वाली वीडियो देखी है या फिर आपने कभी भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करे हैं तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि एंशिएंट एंड मेडिवल में से कहीं से आपको क्वेश्चन मिले या फिर ना मिले, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको एक सवाल ज़रूर मिलेगा। और सवाल का टाइप क्या होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पूछी गई होगी और साथ साथ पूछा गया होगा उसका एविडेंस। इससे रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ। देखिए, सीएससी 2025 में भी सवाल पूछा गया, द फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज द डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड अप ऑफ व्हाट? इसका आंसर है सी, ब्रॉन्ज। अगर आप चाहते हैं कि मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे पीवाईक्यूज आपको एक वीडियो में कवर करूं, यूपीएससी के या फिर स्टेट पीसीएस के मिलाकर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीडीएस 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? नंबर 1, द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड अप ऑफ क्ले। नंबर 2, इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज। अगर ब्रॉन्ज की नॉलेज ना होती तो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर कैसे बनता? सी, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, एंड डी, इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। इसका आंसर है डी, इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। और आपने ये पढ़ा होगा कि ग्रीक्स जो हैं कॉटन को सिंडन बुलाते थे, ग्रीक्स कॉटन को सिंडन बुलाते थे। मूविंग ऑन, सीएपीएफ 2013 में भी सवाल पूछा गया, प्रिवेलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पन साइट इंडिकेट्स व्हाट? Number 1, Harappans plowed their fields. Number 2, Harappans broadcast seed on their fields. C, agriculture was prevalent in Harappan sites. And D, trade in bulk items like food grains was well established in Harappan times. अगर आप ध्यान से पढ़ें A, B और C को, इसमें से ब्रॉडर स्टेटमेंट सी वाली है जहाँ पे ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर वाज प्रिवेलेंट इन हड़प्पन साइट्स। अगर एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट है तो फील्ड्स भी प्लो करी होंगी और ब्रॉडकास्ट सीड भी करे होंगे, तो यहाँ पर सी, एग्रीकल्चर आंसर आएगा। एनडीए 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे पूछा है इन हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कनाल्स हैव बीन फाउंड एट बानावली, लोथल, शोरथुगाय या फिर ढोलावीरा? इसका आंसर है सी, शोरथुगाय। देखिए, शोरथुगाय अफगानिस्तान में एक जगह है अमुदरिया, वहाँ पर कनाल्स का एविडेंस मिला था। मूविंग ऑन, एनडीए 2012 में भी सवाल पूछा गया कि जो टेराकोटा प्लो है ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वो कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में, बानावली में, कीड़ीबंगन लिखा हुआ है यहाँ पे कालीबंगन होना चाहिए, लोथल में। इसका आंसर है बी, बानावली में मिला था आपको टेराकोटा प्लो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर वुडन प्लो मिला था, वुड का बना हुआ प्लो मिला था? येस और नो। इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे अगर आपने 6th या फिर 12th की एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी मैप्स की वीडियो देखी है तो आप ये बात समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी में, हिस्ट्री के एनसीईआरटी के अंदर जो मैप्स हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और हर बार उससे सवाल आता है। उसी का एक और शानदार एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सीडीएस 2018 में सवाल पूछा गया कि हड़प्पन साइट एट कोट डिजी इज क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन? देखिए, ये वाला सवाल आप सिर्फ 2 ही केसेस में सॉल्व कर सकते हैं। एक, अगर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट की प्रेजेंट डे स्टेट पता है कि वो किस स्टेट में थी, या फिर आपने एनसीईआरटी के मैप्स करे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के मैप्स करने बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपकी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है। तो देखिए, कोट डिजी के सबसे पास यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ मैप है, तो सबसे पास है मोहनजोदारो, तो इसका आंसर है बी, मोहनजोदारो। और अगर आपने हमारी एनसीईआरटी मैप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सारी की सारी मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, ये चीज़ भी याद रखने की है। याद रखिए, रंगपुर जैसी जगहें जो कि बिल्कुल याद नहीं रहती,
ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, अब मैं प्रिडिक्ट भी करना चाहूँगी कि आगे क्या आ सकता है। देखिए, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है। न्यू रेडियो कार्बन डेटिंग स्टडी हैज़ प्रपोज टू रिवाइज द एज ऑफ मेहरगढ़। न्यू कार्बन डेटिंग ने जो भी न्यू आपकी टेक्नोलॉजी है, उसने बोला कि मेहरगढ़ की जितनी एज बताई गई है उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। मेहरगढ़ है साउथ एशियाज़ ओल्डेस्ट नोन न्यूलिथिक फार्मिंग सेटलमेंट इन पाकिस्तान। मेहरगढ़ क्या है? साउथ एशियाज़ ओल्डेस्ट नोन न्यूलिथिक फार्मिंग साइट इन पाकिस्तान। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और जहाँ पर मेहरगढ़ और महागरा दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब अगर ये न्यूज़ में है और अगर आपकी एनसीईआरटी में है, न्यूज़ प्लस एनसीईआरटी विल ऑलवेज मेक अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। देखिए, इसके अंदर इस टेबल में स्पेसिफिकली दे रखा है कि मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर क्या मिला? वीट, बार्ले, शीप, गोट एंड कैटल। और मेहरगढ़ और महागरा अलग अलग साइट्स हैं, इसे कंफ्यूज मत करिएगा। महागरा एक साइट है उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे राइस और कैटल मिला। साथ ही साथ मैंने आपको पिछली बार एनसीईआरटी की वीडियो में भी, मैप्स वाली वीडियो में भी बताया था कि पिग जैसी चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि पिग देखिए हलूर में मिला, पिग की बोन्स पय्यमपल्ली में मिली। आपको थोड़ा सा जो कि हटके चीज़ है वो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ ग्रीन ग्राम, अगर आपने यूपीएससी थोड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करी, आपने देखा होगा कि ग्राम पर क्वेश्चन आया था, पूछा गया था ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर ग्राम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर पूछने में क्या प्रॉब्लम है? ग्रीन ग्राम चिरांत बिहार के अंदर मिला था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो न्यूज़ और एनसीईआरटी बहुत ध्यान से कवर करिए। तो मुझे ऐसा लगता है मेहरगढ़ पर क्वेश्चन आने के चांस हैं। आपको याद रखना है कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, लेकिन ये साउथ एशिया की ओल्डेस्ट नॉन न्यूलिथिक फार्मिंग सेटलमेंट है। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इस छत्तीसगढ़ पीसीएस के पेपर में पूछा गया, दैट इज विच ट्रैवलॉग वाज रिटन बाय इब्न बतूता इन अरेबिक लैंग्वेज। आप देखेंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। आपको कोई भी भगवान उतर के भी ये बात बोल दे कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें तो कभी ये बात ना माने। एनसीईआरटी स्पेसिफिकली फॉर 2 सब्जेक्ट्स इज नॉन नेगोशिएबल। वन इज हिस्ट्री and second is geography. There is no negotiable for history and geography's NCERT. आगे देखें, इब्न बतूता ने अरबिक लैंग्वेज में क्या लिखा था? रहला। इसका आंसर है सी, रहला। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने ऐड कर दिया कि ये अरबिक में लिखा गया था। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, इब्न बतूता's बुक ऑफ ट्रैवल्स कॉल्ड रहला रिटन इन अरबिक लैंग्वेज, जो कि सोशल और कल्चरल लाइफ शो कर रहा था। अब मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है। मैंने यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर अर्ली स्कॉलर्स और उनके लिटरेचर्स के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको ये चीज़ करनी है, सारे याद करने की कोशिश नहीं करनी, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अल बिरूनी का जो आपका नाम है वो आपको याद होना चाहिए। अल बिरूनी ने देखो क्या लिखा था, अल बिरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद या फिर तारिकुल हिंद। इसमें से किताबुल हिंद जो है वो आपको याद रखनी है। कलहन ने क्या लिखा था? राज तिरंगिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर ने क्या लिखा था? बिज्जक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार वैसे भी भक्तिज्म से और सूफिज्म से क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको याद रखना है इब्न बतूता, ये आप देख चुके हैं, उन्होंने रहला लिखी हुई थी। उसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है दैट इज़ मिनाज उस सिराज, जिन्होंने तबक्ते नसीरी लिखी थी। उसके बाद आगे बढ़े हम तो आप क्या याद रख सकते हैं? अमीर खुसरो के वर्क्स थोड़े से याद रखिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 हैं दैट इज़ नूह सिफिर एंड तुगलकनामा। नूह सिफिर आप बहुत सारे एग्जाम्स में देखेंगे। उसके बाद अगर और आगे हम देखें, आप बाबर का तो आप पता ही है, तुजुके बाबरी, जिसे बाबर नामा भी बोलते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी थी ये भी पता होना चाहिए, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अबुल फैजल, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क, जिन्होंने एन अकबरी और अकबर नामा लिखी थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाह नामा लिखी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, लेकिन जो मैं मार्क कर रही हूँ ना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। दारा शेखों में भी आप चीज़ें याद रख सकते हैं कि इन्होंने मजमा-उल बहरैन लिखी थी, सफीनत उल औलिया लिखी थी, ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इनमें से जो मैंने मार्क किए वो तो आपको याद होना ही चाहिए, बाकी अगर आप और याद कर सकते हैं तो और भी बेटर है। लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है विच विल बी कवरिंग एनसीईआरटी के भी पार्ट्स।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखिए, ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से सवाल हैं और मैंने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के लिए एक फुल फ्लेजेड एक वीडियो PYQ के प्रहार की प्लेलिस्ट में डाली है। अगर आपने वो नहीं देखी जाके देखिए। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के सारे PYQs मैंने बताए हैं कि इन्हीं दो सोर्सेज से आते हैं, एक है NCERT और एक है आपकी नितिन सिंघानिया, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट टेक्स्ट इन पाली लैंग्वेज। अब अगर आप बात करेंगे ना, देखो ये स्टेट PCS का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ शेडी या फिर थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि डायरेक्टली पता नहीं रहा है कि क्या पूछ रहा है। बेस्ट टेक्स्ट इन पाली का क्या मतलब है? देखो पाली में तो और भी टेक्स्ट लिखे गए थे, तो बेस्ट टेक्स्ट का थोड़ा सा क्वेश्चनेबल सा है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इसका आंसर है बी, महावंसा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन सेम एग्जाम में पूछा गया छत्तीसगढ़ में ही। अमंग द टेक्स्ट गिवन बिलो विच इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड डिस्क्राइब्स द रूल्स ऑफ बुद्धिज्म। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला गया कि रूल्स ऑफ बुद्धिज्म किसके अंदर लिखे हुए हैं, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर फंसने की पूरी चांसेस थी, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर आंसर है विनय पिताका, नहीं ये है वैपुल्य सूत्र। वैपुल्य सूत्र, ये आपको नाम याद रखना है। यहाँ पर गड़बड़ क्यों हुई है? संस्कृत लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, यहाँ पे पाली नहीं लिखा है, यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चले, मैंने आपके लिए और काम कर दिया है इजी, क्योंकि मैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो हैं आपके लिए लगा कर लाई हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बुद्धिज़्म की बात अगर हम करते हैं ना, तो यहाँ पर दो टाइप के टेक्स्ट जो हैं वो देखने को मिलता है। फर्स्ट है कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरे हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। ध्यान से समझिएगा। देखिए कैनोनिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली गौतम बुद्ध से ही लिंक्ड हैं, जो कि डायरेक्टली गौतम बुद्धा से ही लिंक्ड है। इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स बुद्धिज्म के ले डाउन होते हैं, जिन्हें हम त्रिपिताका भी बोलते हैं। त्रिपिताका पाली में, मैंने इसीलिए बोला यहाँ पर विनय पिताका आंसर नहीं है, क्योंकि संस्कृत पूछा था। पाली लिखा होता तो यहाँ पे विनय पिताका आंसर बन जाता या फिर सुत पिताका आंसर बन जाता। तो आपको ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म जैसे त्रिपिताका, पहले त्रिपिताका समझें। देखिए यहाँ पर त्रि का मतलब है 3 और पितक का मतलब है बास्केट। दिस इज 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, सुत पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम पिताका। देखिए सुत पिताका के अंदर लिखा है बुद्धा की टीचिंग्स, विनय पिताका में लिखा है मोनास्ट्री में रहने वालों के लिए क्या रूल्स हैं और क्या मॉरल डिसिप्लिन है, और अभिधम पिताका के अंदर बुद्धिस्ट फिलॉसफी दे रखी है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। रूल्स जो हैं वो देखिए आप, विनय पिताका, इसीलिए मैं बोल रही थी यहाँ पर ये आंसर बन जाता अगर यहाँ पे पाली लिखा होता। आगे बढ़िए। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट या फिर सेमी कैनोनिकल टेक्स्ट कौन से होते हैं? नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट वो होते हैं जो कि कमेंट्रीज या फिर ऑब्जर्वेशन होती है ऑन कैनोनिकल टेक्स्ट। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बुक है जो कि डायरेक्टली गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ये तो हो गया आपका कैनोनिकल टेक्स्ट। और अगर इस टेक्स्ट के ऊपर मैं कोई कमेंट्री किसी ऑथर ने लिखी या फिर अपना कोई रेफरेंस लिखा, दैट इज़ अ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। ये जितने भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड टेक्स्ट हैं, ये पाली में, तिब्बतन में, चाइनीज़ में, ईस्ट एशियन लैंग्वेज में, अब तो आपको पता चल गया संस्कृत में भी लिखे गए हैं। सबसे पहले देखिए मिलिंद पानो। मिलिंद पानो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ये डायलॉग है इंडो ग्रीक किंग मिलिंदा या फिर मिनेंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको, एंड मॉन्क नागासेना। आगे जाकर आपको पता चलेगा ये मिलिंद पानो किसके और किसके बीच का डायलॉग था। ये सवाल भी यूपीएससी पूछ चुकी है, और इस नागासेना को वो कंफ्यूज करती है नागार्जुन के साथ। मैं अभी आपको बता रही हूँ, नागार्जुन के साथ कंफ्यूज करती है ऑप्शंस में, इसलिए ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है नेति पकारना। नेति पकारना एक बुक ऑफ गाइडेंस है बुद्धिज्म में। देन है विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग नाम से पता चल रहा होगा, विशुद्धि का क्या मतलब है? प्योर। मार्ग क्या मतलब? मार्ग यानी कि पाथ। तो ये है पाथ टू प्योरिटी, जिसको लिखा है बुद्धा घोषा ने। ठीक है, आगे है निदान कथा। निदान कथा भी बुद्धा घोषा ने ही लिखी है। ये पहली बार स्टोरी, लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा से कनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है दीपावंसा एंड महावंसा। देखो दीपावंसा और महावंसा को ना 2 एपिक्स भी बोला जाता है बुद्धिज्म की। जैसे आपको पता होगा कि हमारे हिंदुइज्म में 2 ग्रेट एपिक्स कौन सी हैं? महाभारत और रामायण। ऐसे बुद्धिज्म की 2 एपिक्स हैं, दीपावंसा एंड महावंसा। ये भी पाली में लिखी गई हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका एंड अराइवल ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका के बारे में इसमें मेंशन्ड है। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि पाली लैंग्वेज में दीपावंसा और महावंसा दोनों लिखी गई थी, और पूछा क्या है? बेस्ट टेक्स्ट। तो अब ये थोड़ा सा आंसर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखें,
इसमें है महावस्तु, ये संस्कृत और प्राकृत में लिखी गई है। ये है सेक्रेड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ठीक है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये चीज़ का आप याद रखेंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको त्रिपिटका समझाए थे, 3 बास्केट्स, सुत पिताका, विनय पिताका और अभिधम पिताका, ये आगे फर्दर डिवाइडेड है छोटी छोटी बुक्स के अंदर, जिसे आप निकाया बोलते हैं, जिसे आप निकाया बोलते हैं। देखिए, सुत पिताका के अंदर आप देखेंगे 5 निकायज हैं, मतलब 5 बुक्स हैं। दीघा निकाया, मज्जिमा निकाया, संयुत्ता निकाया, अंगुत्तरा निकाया एंड खुदाका निकाया। इसके अंदर क्या है ये जानने का इतना ज़रूरत नहीं है, नाम याद रह जाए मच बेटर। उसके बाद देखिए, खुदाका निकाय आगे और 15 बुक्स भी हैं। जटाका टेल्स पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। जटाका टेल्स वो हैं जहाँ पर बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स के बारे में मेंशन्ड है। धम्मापदा है एथिकल सेइंग, निदेशा क्या है एक्सपोजिशन, बुद्धा वंशा भी याद रखिएगा जहाँ पे बुद्धा की हिस्ट्री के बारे में मेंशन्ड है। थेरीगाता और थेरागाता क्या है सॉन्ग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए थोड़ा सा बेटर कर दिया है, आप यहाँ से सारा टेक्स्ट और लिटरेचर पढ़ सकते हैं। और साथ में अगर आप बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म की वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा ही पैटर्न समझ में आ जाएगा। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस पेपर में पूछा गया वॉज ऑन विजयनगर एम्पायर। आपने जियो साइंटिस्ट का पेपर देखा होगा, एनालिसिस वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आया होगा विजयनगर से भी क्वेश्चन आता है, और वहाँ पर मैंने विजयनगर के भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। अगैन इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन विजयनगर एम्पायर फुल फ्लेजेड अलॉन्ग विद ऑल UPSC PYQs, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। देखें क्वेश्चन देखें, विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिल्ट अ डैम एंड कैनाल ऑन तुंगभद्रा रिवर। आपको मैं एक शॉकिंग चीज़ दिखाती हूँ, ये है छत्तीसगढ़ PCS का पेपर, येस और नो। इसके आप आगे देखेंगे, ये देखिए सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली 2023 में UPSC ने पूछा था कि किसने लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट किया था अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। इसका आंसर है देवराया 1। और आप देखेंगे ये डायरेक्टली NCERT से पूछा गया है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन अमंग द रूइंस इज हिरिया कैनाल, दिस कैनल ड्रू वाटर फ्रॉम अ डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर। ऊपर एक कमलापुरम टैंक के बारे में भी मेंशन्ड है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस NCERT मेक्स अ कॉन्फिडेंस डुओ। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने पेपर की तैयारी में, हमेशा याद रखिएगा NCERT का हाथ पकड़िए, स्टैटिक का हाथ पकड़िए और PYQs का हाथ पकड़िए। आप देखिए ये UPSC करती है एग्जाम कंडक्ट, और ये एक स्टेट PCS है, फिर भी क्या थीम बदली? नहीं बदली। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। इसका आंसर है A, देवराया 1। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इस पेपर में पूछा गया, दैट इज इन विच महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द 7th century BC, अयोध्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अयोध्या से मतलब है यहाँ पर, वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। कौन सा? अवंती, कंबोज, कोसाला, पंचाला। अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ NCERT मैप्स टू PYQ की वीडियो ज़रूर देखें। ये अगर आपने मैप देखा होता आप इसका आंसर ईजिली दे पाते। इसका आंसर है B, कोसाला। अगेन मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये UPSC भी 2025 में ये सवाल पूछकर हटी है, जहां पर एक तरफ टेरिटोरियल रीजन्स और दूसरी तरफ दिए हुए हैं रिवर्स फ्लोइंग इन द रीजन। ये दोनों के दोनों मैप्स NCERT में दे रखे हैं, जहां पर अवंती, अस्माका, कोसाला, ठीक है, और नदियां भी दे रखी हैं, गोदावरी, महानदी, ये सब दे रखा है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पॉज करें वीडियो को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप देखिए कोसाला, सरयू, कोसाला, सरयू। अगेन इसका मतलब स्टेट PCS के पेपर्स भी अगर हम एनालाइज करने पर आए, हमारे पास टाइम हो तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम एनालाइज करने पर आए तो हमें UPSC के पेपर में मदद मिल सकती है। मूविंग ऑन, आगे देखें, एक बड़ी अच्छी थीम है UPSC की, दैट इज़ यूनेस्को। UPSC बहुत बार यूनेस्को से क्वेश्चन पूछती हुई दिखाई देती है, और UPSC इसमें गेम भी खेलती है। कभी कभार पूछती है लेटेस्ट यूनेस्को साइट कौन सी है, या फिर यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज वाला क्या है। अब उसमें जब वो लेटेस्ट लिख देती है ना, ऑप्शंस में सारे के सारे ही यूनेस्को वाली लिस्ट में होते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाले पूछे होते हैं जहाँ पे बच्चा फंस जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, विच 2 एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर इन 2025।
5। इसका आंसर है भगवद गीता एंड ऋग्वेदा। और आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2008 में पूछा था। और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, रिसेंटली मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। देखिए आप यहाँ पर आंसर है डी, ऋग्वेदा। देखिए ऋग्वेदा एंड भगवद गीता। तो हम थीम्स बिल्कुल सेम रहती हैं। आगे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए यूनेस्को और प्रेसिडेंशियल स्पीच एक मैजिकल डुओ है। वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि प्रेसिडेंशियल स्पीच के अंदर या फिर प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर बहुत सारी ऐसी साइट्स यूनेस्को की बोली जाती हैं जिस पर क्वेश्चन आने का चांस रहता है। देखिए ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस है 31 जनवरी 2024 का, जहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल्स वर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और उसी साल के एग्जाम में 2024 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 2023। अगर आप ये पढ़ लिया आपने तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रैप के अंदर चले गए, क्योंकि यहाँ पर चारों की चारों ही यूनेस्को की साइट्स हैं। लेकिन पूछा क्या है कि 2023 में कौन सी बनी, तो 2023 में शांति निकेतन और होयसाला टेम्पल्स वाली बनी। आंसर इज बी, ओनली 2। लोग मार्कर आए डी, ऑल 4, जहाँ पर वो फंस गए। ठीक है, तो ट्रैप में नहीं फंसना है। एक और चीज़ जो मैं आगे दिखाना चाहती हूँ आपको, देखिए पीआईबी के अंदर भी ये चीज़ बताई गई कि गरबा ऑफ गुजरात डिक्लेयर्ड इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। इसका आंसर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन टैंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट, कुंभ मेला। क्यों? क्योंकि महाकुंभ अगेन आप देखिए प्रेसिडेंशियल एड्रेस में PYQ भी है, तो सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो सवाल पूछ लिया यहाँ पर 2024 में, तो इसका आंसर जो था वो था गरबा। ठीक है, क्योंकि 2024 का सवाल है, लेकिन महाकुंभ भी अब आ गया है 31 जनवरी को, तो ये देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन महाकुंभ। ये मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रही हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इज महाकुंभ इन्वॉल्व इन यूनेस्को इंटैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज, क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब आप मुझे देंगे, ये मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन मैं आपको यूनेस्को के ऊपर दिखाती हूँ। एनडीए 2024 में सवाल देखिए, नंबर 1 स्टेटमेंट है, कोझिकोडे हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज सिटी ऑफ म्यूजिक। सेकंड, गरबा ऑफ गुजरात हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नंबर 3, ग्वालियर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज सिटी ऑफ लिटरेचर। इसका आंसर है बी, ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे कोझिकोडे और ग्वालियर को कर दिया गया है स्वैप। यहाँ पे कर दिया गया है स्वैप, क्योंकि ग्वालियर जो है वो म्यूज़िक के लिए बनी और जो कोझिकोडे है वो लिटरेचर के लिए। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रेपरेशन नेवर चेंजेस। यूनेस्को, करंट, PYQ एंड प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ये बना आपका पेपर का तरीका। ठीक है, आगे देखो। अब मैं कुछ प्रिडिक्ट करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि यूपीएससी 2026 में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या न्यूज़ में है। देखिए, सबसे पहले अभी हमें पता है मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूएस और इजराइल की स्ट्राइक्स के अंदर यूनेस्को की एक लिस्टेड प्लेस है तेहरान के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, वो डैमेज हो गई है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यूनेस्को हैज़ रिपोर्टेड दैट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड गोलिस्तान पैलेस इन तेहरान, नाम याद रखिएगा, गोलिस्तान पैलेस इन तेहरान, वो डैमेज हो गई है। ये पूछा जा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगली न्यूज़ क्या है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो हैं इंडिया के, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया है, जहाँ पर इंडिया के पास टोटल 44 साइट्स हो गई हैं। तो अगला कुछ पूछा जा सकता है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। एक और जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग पूछी जा सकती है, हमें पता है थाईलैंड और कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया का भी इशू चल रहा है। और आपने अगर ईपीएफओ का पेपर देखा होगा तो ईपीएफओ के पेपर में भी थाईलैंड कंबोडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। थाईलैंड कंबोडिया का जो इशू है ना बॉर्डर के ऊपर, वो एक टेम्पल की वजह से है। उस टेम्पल का नाम है प्रिय विहार टेम्पल। उस टेम्पल का नाम है प्रिय विहार टेम्पल। ये एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जो कि दांगरेक माउंटेन्स के अंदर आता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। किसकी? याद रखिएगा, इन कंबोडिया। कन्फ्लिक्ट के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
और यहाँ पर किसकी है, ईरान की। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। अगला जो मुझे लगता है पूछा जा सकता है इज़ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। देखिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो है वो यूनेस्को की एक फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम है जो उन्होंने 2004 में लॉन्च की थी। इसके अंदर एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे जो स्टेट का डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म होता है वो सिटी को नॉमिनेट करता है टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है और सिटी को सेलेक्ट करती है एज कंट्रीज ऑफिशियल एंट्री। उसके बाद UCCN जो है वो कॉल फॉर एप्लीकेशन करती है एवरी 2 ईयर्स। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है, कल्चर क्रिएटिविटी को प्रमोट करना। यहाँ पर 8 क्रिएटिव फील्ड्स कवर होती हैं, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट, आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, फूड, लिटरेचर, म्यूज़िक, मीडिया आर्ट्स। तो ये हैं लेटेस्ट साइट जो कि मैंने मैप में दी हैं। आप यहाँ पर देखिए जो सबसे लेटेस्ट है जो मुझे लगता है आने का चांस है, लखनऊ आने का चांस है क्योंकि ये बनी है गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2025 में। याद रखिएगा गैस्ट्रोनॉमी के लिए अभी तक सिर्फ 2 ही साइट्स हैं। फर्स्ट है आपकी हैदराबाद और दूसरी है लखनऊ। कभी कभार ऑप्शन में ऐसा हो सकता है दिल्ली दिख जाए आपको, कंफ्यूज मत होइएगा, दिल्ली नहीं है गैस्ट्रोनॉमी के लिए प्लीज़। कोझिकोड आप देख चुके हैं, ऊपर पूछ चुके हैं वो क्वेश्चन, उसके बाद ग्वालियर भी पूछ चुके हैं। ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप इस मैप को याद कर लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जब PYQs में देखती हूँ ये सारे टॉपिक्स हैं यूनेस्को के जिनमें से सवाल आ सकता है। ये पेज आप देख लेंगे, यू विल बी डन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो पूछा गया, खजुराहो वॉज द मेन सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ विच टाइम पीरियड। कह रहे खजुराहो टेम्पल किस टाइम पीरियड में आता है। इसका आंसर है A, चंदेला पीरियड। देखिए टेम्पल्स भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है UPSC की, टेम्पल्स से बहुत बार सवाल UPSC पूछती है। देखिए 1997 के अंदर 1997 के अंदर भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा जहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए गए टेम्पल्स के और सामने दिया गया टाइम पीरियड या फिर किसकी डायनेस्टी थी। देखिए यहाँ पर दिया गया है गुप्तास, चंदेलास, चालुक्यास, पल्लवास, एक तरफ है बदामी, पनमलाई, खजुराहो, दियोगढ़। खजुराहो यहाँ पर भी है ऑप्शन में। खजुराहो तो हमें पता है चंदेलास है, गुप्तास ने क्या बनाया था, दियोगढ़ बनाया था, ठीक है। उसके बाद चालुक्यास ने क्या बनाया, बदामी, और पल्लवास ने क्या बनाया, पन्नमलई। तो इसका आंसर है A। और सवाल देखिए, ये सेम सवाल आप देखें स्टेट का हो या UPSC का, सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड द खजुराहो टेम्पल, हमें पता है जवाब चंदेलास। एक और क्वेश्चन देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव की क्या करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ये एक शिवा टेम्पल है एलिफेंटा केव्स में, नो। टाइटल ऑफ अ वर्क बाय भट्टी, नो। कैपिटल ऑफ चंदेला किंग्स, नो। अ टेम्पल एट खजुराहो, येस। इसका आंसर है टेम्पल एट खजुराहो, ठीक है। ये CAPF 2020 का क्वेश्चन है। आगे देखें खजुराहो की अगर हम बात करें, ये हमारे नोट्स हैं, अगर आपको देखना है आप यहाँ से खजुराहो पूरा देख सकते हैं। ये पूरे एक पेज में मैंने पूरा खजुराहो कवर किया है। देखिए खजुराहो स्कूल जो है वो यहाँ पर लिखा है चंदेला रूलर्स के टाइम पर एग्जिस्ट करता था। अगर एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ठीक है, के एरियाज़ में। और चंदेला रूलर्स किसके कंटेम्पररीज थे, क्योंकि UPSC कंटेम्पररीज भी पूछती है, वो चोलाज और राष्ट्रकूताज, इंपीरियल चोलाज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चोला चेरा पांड्या, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट चोलाज, इंपीरियल चोलाज। और राष्ट्रकूताज के चंदेला रूलर्स जो हैं वो कंटेम्पररीज होते थे। अब आ जाओ खजुराहो स्कूल की अगर हम बात करें, यहाँ पर टेम्पल का क्या फीचर था। पहला फीचर था गर्भगृह और मंडप होता था, ठीक है। साथ में होता था एक अंतराल एक वेस्ट्रिब्यूलर एंट्रेंस है गर्भगृह और मंडप के बीच में। मंडप एक ऐसे करके हॉल होता था, उसके अंदर से एक ऐसे वेस्ट्रिब्यूलर एंट्रेंस होती थी, फिर जाके अंदर गर्भगृह होता था, जिसे इस बीच में वॉकवे को, पाथवे को जो है अंतराल बोलते थे। आगे देखो, इस जो टेम्पल होता था वो हाई प्लेटफॉर्म पे होता था, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होता था। यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स बहुत ही दोनों की दोनों जो हैं बहुत ही अच्छे से लैविशली डेकोरेटेड होती थी। मटेरियल की अगर बात करें तो सैंडस्टोन मटेरियल से बनते थे यहाँ पे टेम्पल्स। और स्कल्पचर्स जो थे
वो इरोटिक थीम से देखने को मिलते थे और स्पेसिफिकली इंस्पायर्ड थे वात्स्यायन के कामासूत्र से। आगे देखें, खजुराहो स्कूल के जो टेम्पल्स हैं वो पंचयातन स्टाइल से प्रेरित थे। पंचयातन स्टाइल मतलब यहाँ पे सब्सिडरी श्राइन्स, छोटी छोटी श्राइन्स भी देखने को मिलती थी और दूर से आप देखो तो एक माउंटेन व्यू आता था। खजुराहो स्कूल के अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं। ऊपर आपने देखा CPF 2020 में पूछा हुआ कंदरिया महादेव, ये है लार्जेस्ट ऑफ ऑल खजुराहो, ये चीज़ याद रखिएगा। 64 योगिनी, आपको मैं बता दूं 64 योगिनी पे UPSC अपने CSC के एग्जाम में एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछ चुकी है। 64 योगिनी बनाया बाय कच्छपगता डायनेस्टी, ये भी कंटेम्प्रेरी हैं चंदेलास के, लेकिन छोटे एरियाज़ में लाइक मध्य प्रदेश राजस्थान वाले एरियाज़ में। और ओल्ड पार्लियामेंट इसी से इंस्पायर्ड है, इसीलिए ये सवाल पूछा गया था। और थर्ड है लक्ष्मण टेम्पल, जिसे चतुर्भुज टेम्पल भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर इसे एक पेज में बना लिया जाए नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस द PDF ऑफ दीज नोट्स यू कैन कम टू आवर टेलीग्राम चैनल। मूविंग ऑन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च इन इंडिया। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर। देखें, अगर आपने हमारी स्पीशीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने स्पेसिफिकली इस बार के प्रीलिम्स के लिए बनाई है, आप ज़रूर देखें। मैंने इसके अंदर हर चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में कवर की है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी देखिए 2022 का मैंने हर चीज़ बताई है। एशियाटिक लायन, बहुत सारी स्पीशीज़ आपको मिलेंगी। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है D4321। क्यों, इसके साल देखिए आप। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट लायन 2020 में, प्रोजेक्ट चीता 2022 में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स फॉलो करा होता ना तो आपको पता होता कि कूनो पालपुर के अंदर चीताज़ को, है ना, चीताज़ को ट्रांसलोकेट किया गया है, हमें ये चीज़ पता है। तो ये तो अभी हुआ होगा ना, तो भी अगर आप मानते कि 1 जो है वो लास्ट में आएगा तो भी एलिमिनेट हो जाता कि D आंसर है। लेकिन कभी कभार ऑप्शंस ऐसे नहीं होते इतने कंफर्टेबल, इसीलिए साल पता होने चाहिए। एक जो इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन आ सकता है, दैट इज़ प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये 2020 में आया था, ठीक है, प्रोजेक्ट लायन के साथ, और चीता आया 2022 में। तो अगर आपने स्पीशीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, आपको वहाँ पर सारे एनिमल्स का एडवांस नॉलेज भी मिल जाएगा। मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन देखें एनवायरनमेंट से। स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन इज व्हाट। इसका आंसर है B, बायो एनर्जेटिक्स। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर जब आप इन्वायरमेंट का स्टैटिक पढ़ते हैं तो आपने लिंडमैन्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा। लिंडमैन्स 10% लॉ इसका नाम है। इसमें क्या बोला गया, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल्स हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शरी कंज्यूमर और फिर प्रेडेटर्स आते हैं, है ना। लिंडमैन्स लॉ क्या कहता है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर तो सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होती है, बाकी बची हुई 90% जो है वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती है। कहाँ पर, किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस और हीट में। अब लोग ये तो पढ़ते हैं लेकिन इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। ये बात आपको याद रखनी है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर एक सवाल वाटरफॉल से, एक सवाल नदियाँ और उसकी ट्रिब्यूटरी से मैच द फॉलोइंग में आया। आपके UPSC के लिए तो ये वाला पोर्शन और डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि 3 बॉक्सेस वाले मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। अगर आपको पता हो, ऐसा हो सकता है एक जगह रिवर, एक जगह ट्रिब्यूटरी, एक जगह स्टेट, या फिर वाटरफॉल लिख दे या फिर नेशनल पार्क लिख दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये वाला पोर्शन बहुत ध्यान से कवर करना है। देखिए सबसे पहले वाटरफॉल वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोठाली वाटरफॉल इज लोकेटेड इन कन्हर रिवर, रिहांद रिवर, बानस रिवर, मांद रिवर। देखिए इसका आंसर है कन्हर रिवर। मुझे पता है ये थोड़ा सा इन डेप्थ वाला क्वेश्चन है, स्टेट PCS है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने आपकी UPSC के लिए इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स की लिस्ट यहाँ पर बना दी है, आप इसे देख लीजिए। दूध सागर वाटरफॉल्स मांडवी रिवर पर है जो कि गोवा के अंदर है। गोकाक वाटरफॉल्स घाट प्रभा रिवर पे है जो कि कर्नाटका में है। जोग फॉल्स शरावती रिवर पे है जो कि कर्नाटका में है। दुदुमा फॉल्स मच्छकुंड रिवर पर है जो कि उड़ीसा में है। शिव समुद्रम फॉल्स जो है वो कावेरी रिवर पर है, और कपिल धारा जो है वो नर्मदा रिवर पे है। ये पूरी लिस्ट आप अपनी UPSC के लिए कहीं पर लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एविडेंस मैं आपको नीचे वाली वीडियोज़ में दिखाती हूँ। देखिए IAS 2008 के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पर वाटरफॉल्स और नदियाँ दे रखी हैं। कपिल धारा अभी आपने देखा है वो
वो नर्मदा रिवर पर है, जॉग फॉल्स अभी आपने देखा है शरावती रिवर पर है, और शिव समुद्रम जो है वो कावेरी रिवर पे है। इसीलिए इसका आंसर है बी 2 and 3, क्योंकि कपिल धारा गोदावरी पर नहीं नर्मदा पर है। इसलिए ये लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। मूविंग ऑन, ये रिवर वाला क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर एक तरफ रिवर्स और दूसरी तरफ उसकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। देखें, ये सारे जो रिवर्स वाले क्वेश्चन है ना, आप एनसीईआरटी से आसानी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी, इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है, जिसमें ड्रेनेज वाला चैप्टर है, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे बहुत अच्छे से कवर करिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा एक भी लाइन। देखिए, इंडस का हमें पता है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है चनाब, आपको पता ही होगा, चनाब, झेलम, सतलुज। गंगा की है कोसी, ब्रह्मपुत्रा की है सुबनसिरी, और मेघना की है जटिंगा। एक मेघना को छोड़ के तीनों चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए, ये भी दिया हुआ है कि चनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये 2 स्ट्रीम्स से बनती है, एक है चंद्रा, एक है भागा, ठीक है, जो कि केलोंग हिमाचल प्रदेश के अंदर टांडी को ज्वाइन करती है, ठीक है। इसे चंद्रभागा भी बोलते हैं दोनों को मिला के। फिर कोसी के बारे में भी दे रखा है कि एक एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है, विद इट सोर्स टू नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। आपको पता होगा कोसी जो है वो अपने फ्लड्स के लिए भी बहुत जानी जाती है। फिर ब्रह्मपुत्रा की देखो, यहाँ पर सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कलंग, सुबनसिरी, राइट, सुबनसिरी, कामेंग, मनास, संकोश, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आप देखें, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बस आपको जो है इसे अच्छे से कवर करना है। अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि ड्रेनेज वाले चैप्टर की एक एक लाइन पढ़िएगा, और इससे ना एक पेज पर एक रिवर के नोट्स बनाइए, एक पेज पे एक रिवर के नोट्स। जैसे अगर आपने ऊपर गंगा लिखा है, यहाँ पे लिखिए लेफ्ट बैंक, यहाँ पे लिखिए राइट बैंक, ठीक है, और पेजेस बना दीजिए 1 पेजर्स, तो आपके लिए इजी होगा। और एक पेज पर आप डालें इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, एक पेज पे डालें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक पे डालें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ड्रेनेज से कोई सवाल नहीं बचेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। मूविंग ऑन, आगे देखें, पॉलिटी का क्वेश्चन भी पूछा गया, और अगर अभी आपने हमारी जियो साइंटिस्ट वाली वीडियो देखी है, आपने देखा होगा राइट टू प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन। इसीलिए बोल रही हूँ, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी, सवाल थीम्स कभी नहीं बदलती। देखें, बाय एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ईजी सवाल, आर्टिकल 300A। देखिए, जियो साइंटिस्ट का सवाल देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी वाज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। बिल्कुल सही है। और किसके द्वारा बना था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट में डाल दिया गया था। देखिए, और 2021 में भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है, पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। समझ में आ रहा है? जिसका आंसर था लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो आप देख रहे हैं, एक ही टॉपिक और सवाल, और भी बहुत सारे सवाल आए होंगे। मुझे आज एक ही काम था, आपको ये दिखाना कि स्टेट पीसीएस की थीम्स भी सेम हैं। अगर आप यूपीएससी के साथ किसी स्टेट पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं तो भी थीम्स नहीं बदलती। आगे देखें, एक मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, साधारण ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा। देखिए, ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपका स्पेक्ट्रम से हो जाता। देखिए, मेरा सोर्स बताने का कारण आपको ये है ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो आपके स्टैटिक के सोर्सेज हैं ना, वो इनफ हैं, वो बहुत रिलायबल हैं। अगर आप और 4 जगह से पढ़ेंगे ना तो आप सिर्फ अपने दिमाग को कंफ्यूज करेंगे, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी नहीं बनेगी, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टैटिक के सोर्सेज से हिलिए मत। लक्ष्मीकांत मतलब लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, और कोई 4-5 नए सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे ही ढंग से कर लीजिए। हम हमेशा बोलते हैं, टॉपर्स भी ये चीज़ बोलते हैं, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन इज़ द की टू प्रीलिम्स। प्लीज़ रिमेंबर दैट। सी, आपके स्पेक्ट्रम के अंदर लास्ट के पेजेस पे ना बहुत इंपॉर्टेंट अपेंडिक्सेस दिए हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के सेशंस, उनमें क्या हुआ, आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स, ये सब दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, आप देख रहे हैं, साधारण ब्रह्मो समाज, सब कुछ दे रखा है।
ठीक है, क्लियरली दे रखा है। इसका आंसर है सी, जहाँ पर आत्मीय सभा आपको पता होगा 1814 सबसे पहले आई थी। उसके बाद आया ब्रह्मो समाज, फिर आया ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। ये तो आप थोड़ा अगर सेंस भी लगाते, ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया मतलब ये उसका आगे कोई एक ब्रांच है ना, तो पहले तो मेन खुलेगा फिर ही ब्रांच खुलेगी। फिर है साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, आगे देखिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी इधर दे रखी है। साधारण ब्रह्मो समाज ब्रॉट आउट व्हाट? तत्व कौमुदी, इंडियन मैसेंजर, संजीबारी, नव्य भारत एंड प्रवासी। ये भी पूछा जा सकता है आगे। तो आप अपने सिर्फ स्टैटिक के सोर्सेज को मल्टीपल बार रिवाइज करें, PYQ का हाथ थामे, प्रीलिम ज़रूर निकलेगा। मूविंग ऑन, एक और मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पर, जहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि इसे लॉर्ड रिपन ने पास किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है लॉर्ड लिटन ने रिपील किया था। थर्ड है इट वॉज नोन एज अ गेजिंग एक्ट। फोर्थ, लॉ वॉज इनैक्टेड टू टेक गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका। देखिए यहाँ पर आंसर है ओनली 3 and 4। क्यों? क्योंकि ये स्वैप है। इसे पास किया था लॉर्ड लिटन ने और इसे रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। और आप देख के हैरान हो जाएंगे, इसी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पे कितने सारे सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है। अगेन स्टैटिक का सोर्स नहीं हिला है, पूरा का पूरा आप स्पेक्ट्रम से कर सकते थे डायरेक्टली। देखें 2005 में पूछा किसने रिपील किया था? रिपन ने। रिस्पॉन्सिबल इंट्रोडक्शन किसने की थी? लिटन ने। उसके बाद CDS 2012 में सवाल पूछा गया कि द सप्रेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स अंडर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज कॉज्ड बाय क्रिटिसिज्म ऑफ, किसके लिए? लैविश लाइफस्टाइल ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल्स, इल ट्रीटमेंट गिवन टू इंडिगो वर्कर्स, इनह्यूमन अप्रोच ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल्स टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ फेमाइन एंड मिस यूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इंडिया बाय इंग्लिश ऑफिशियल्स। इसका आंसर है इनह्यूमन अप्रोच ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल्स टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ फेमाइन। सब कुछ स्पेक्ट्रम में आपका दे रखा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज ऑफ लिटन आप देख सकते हैं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की सारी प्रोविजंस यहाँ पर पॉइंट्स में दे रखी हैं। और आप यहाँ पर देखिए, एक्ट केम टू बी निकनेम्ड द गेजिंग एक्ट। और आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख रहे हैं, द गेजिंग एक्ट। तो इसका मतलब आप स्टेट PCS के लिए भी वही किताबें पढ़ें, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें, अंडर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट प्रोसीडिंग्स वर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट सोम प्रकाश, भारत मिहिर, डक्का प्रकाश एंड समाचार। और आगे क्या लिखा हुआ है? अमृत बाजार पत्रिका टर्न्ड ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर टू एस्केप VPA वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। आगे एक और चीज़ दे रखी है, रिपील किसने किया? रिपन ने। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पहले इंसान थे, पहले जर्नलिस्ट थे जिनको इस एक्ट के अंडर इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ी। तो स्टेट PCS भी टारगेट कर रहे हैं, तो रैंडम सोर्सेज की बजाय अपने उन्हीं स्टैटिक सोर्सेज पर कब्जा बनाए रखें। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ कनिष्का's कोर्ट हैज़ बीन कॉल्ड द इंडियन आइंस्टाइन। इसका आंसर है नागा अर्जुन। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसके ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिए, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र और नागा अर्जुन। ये सेम चीज़ों के बारे में हर बार सवाल UPSC ने पूछा है, हर बार। ठीक है, इसीलिए बोला है थीम्स नेवर चेंज। CDS 2012 का सवाल देखिए, यहाँ पे क्या बोला? कनिष्का के कोर्ट में इंडियन आइंस्टाइन कौन था? नागार्जुन। यहाँ पे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वर कंटेम्पररी ऑफ कनिष्का। ऑप्शन देखें आप, नागार्जुन, देखिए वसुमित्र, ठीक है, एंड चाणक्य। इसका आंसर है D 1, 2 and 3, अश्वघोष, नागार्जुन एंड वसुमित्रा। चाणक्य जो थे वो कनिष्का के टाइम पर नहीं थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, कनिष्का के कंटेम्पररी नहीं थे। एक और क्वेश्चन देखिए, CAPF 2008। आप ऑप्शन देखें, सेम, अश्वघोष, नागार्जुन, नागासेना। मैंने आपको बोला था इसमें कंफ्यूज करते हैं ये। हु ऑफ द अबव आर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। इसका आंसर है C 1, 3 and 4, अश्वघोष, नागार्जुन एंड नागासेना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऊपर मैंने एक आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताया था, नागा सेना का उससे क्या कॉन्टैक्ट है, उसका क्या उससे लिंक है। ठीक है, आगे देखिए, 1996 UPSC CSC के 1996 के पेपर में पूछा है, वही मैच द फॉलोइंग है, विशाखा दत्ता, वाराहिमारा, चरक। ये देखो ऊपर ऑप्शन में चरक था, ब्रह्मगुप्ता। मेडिसिन, ड्रामा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स। ये इजी है क्वेश्चन, क्योंकि और कुछ पता हो ना पता हो, वाराहिमारा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, इतना तो सबको पता होता है। ठीक है, चरक जो है उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, मेडिसिन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है C। ठीक है, विशाखा दत्ता जो है, विशाखा दत्ता ने क्या लिखा था आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है। विशाखा दत्ता ने लिखी थी मुद्र राक्षसा। ठीक है, क्या लिखी थी? मुद्र राक्षसा। ये लिटरेचर से रिलेटेड है, ड्रामा से रिलेटेड है। ठीक है, वाराहिमारा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, चरक मेडिसिन एंड ब्रह्मगुप्ता जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए थीम्स कभी नहीं बदलती।
आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, जहाँ पर पूछा है इन विच माउंटेन रीजन रेंज ऑफ हिमालय वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अटल हाईवे टनल हैज़ बीन बिल्ट। शिवालिक, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। देखें, आप इसको एक ट्रिक से भी कर सकते थे। अटल टनल सारी दुनिया को पता है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। मनाली सब घूमने के लिए जाते हैं, सबको पता है, मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में है। तो अगर आपको इतना पता है ना कि हिमाचल प्रदेश में है, तो आप पीर पंजाल ही लगाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है पीर पंजाल रेंज जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल के एरियाज में लाए करती है। शिवालिक थोड़ा और नीचे आ जाता है, काराकोरम काफ़ी ऊपर है। कंफ्यूज होना था तो आपने सी और डी में होना था, इसीलिए याद रखिएगा हिमालयन मैपिंग को बिल्कुल ना छोड़ें। ध्यान से देखें, सबसे ऊपर है आपकी काराकोरम रेंज, सबसे ऊपर है काराकोरम जो कि इंडिया के बाहर निकल के हिंदू कुश है। काराकोरम के बाद है लद्दाख, फिर है जास्कर रेंज, फिर है आपकी पूरी ग्रेट हिमालयन रेंज जो कि आपको पता है ये नामचा बारवा और नंगा पर्वत के बीच में पड़ती है। फिर उसके बाद पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है और फिर शिवालिक्स है। ठीक है, फिर शिवालिक्स है। नेपाल के अंदर एक महाभारत रेंज पड़ती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसकी मैपिंग को ध्यान से देखिएगा। काराकोरम रेंज के ऊपर कुछ ग्लेशियर्स पड़ते हैं यहाँ पे, प्लीज़ उसकी मैपिंग भी देखिएगा। आपने नाम सुना होगा हिस्पर ग्लेशियर का, बटूरा ग्लेशियर का। ठीक है, इन सब चीज़ों को प्लीज़ ना छोड़ें। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन सेम लाइंस पर एनडीए 2013 में पूछा गया था, जहाँ पे जवाहर टनल पूछी गई कि किस रेंज पर पड़ती है। पीर पंजाल पे, काराकोरम, जास्कर, धौलाधर रेंज पे सेम लाइंस पर है। जम्मू श्रीनगर है आंसर, अगेन इसका पीर पंजाल है, इसका आंसर पीर पंजाल है। तो आप देख रहे हैं ये न्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच लैंग्वेज वॉज फर्स्ट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आंसर है डी, तमिल। आंसर डी, तमिल। देखिए, 2014 में भी सवाल पूछा गया, विच ऑफ द अबव हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर आंसर है सी, 2 and 3, कन्नड़ा एंड तेलुगु। गुजराती जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्राइटेरिया क्या है? हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, मतलब अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए स्पैनिंग 1500 से 2000 साल के बीच में। एंशंट लिटरेचर क्या है? यहाँ पर पोजेशन होनी चाहिए ऑफ बॉडी ऑफ एंशंट लिटरेचर और टेक्स्ट जो कि वैल्यूएबल हेरिटेज कंसिडर करें हम। नॉलेज टेक्स्ट होने चाहिए कि ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशंस के टेक्स्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट एवोल्यूशन होना चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस की जो एवोल्यूशन है वो मॉडर्न से थोड़ी अलग होती है। आगे देखें, 2024 के अंदर एक क्राइटेरिया रिवाइज किया गया जिसके अंदर ये जो नॉलेज टेक्स्ट वाला जो पॉइंट था, जहाँ पर उन्होंने बोला कि क्लासिकल लैंग्वेज का ओरिजिनल टेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए, इसको रिप्लेस करके लिख दिया गया नॉलेज टेक्स्ट, स्पेशली व्हाट प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस होने चाहिए। मतलब प्रोजेस पैराग्राफ्स तो हो ही, पोइट्री भी हो, एपिग्राफिकल और साथ में इंस्क्रिप्शनल एविडेंस उस लैंग्वेज का होना चाहिए। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल 344 क्लॉज 1 के अंदर दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि एक कमीशन बनेगी प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल बाद, ठीक है, फॉर द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी। क्या लिखा है? ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स, सॉरी हर साल 5 साल बाद नहीं, एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आर्टिकल 351 में प्रोवाइड किया गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, अब क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट के बारे में बात करें, टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। 2024 में जो लेटेस्ट बनी हैं वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली। प्लीज़ इसके अंदर पाली याद रखिएगा, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एक थीम है, उसके साथ कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन, आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें, ये पॉलिटी का सवाल है। अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 3 members इलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड नेम ऑफ इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका आंसर है बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगेन मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बोला है, पॉलिटी मीन्स लक्ष्मीकांत, पॉलिटी मीन्स लक्ष्मीकांत, वहाँ से आप सब कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में से भी क्या पढ़ते हैं कि स्टैटिक के अंदर क्या चेंज हुआ, स्टैटिक के अंदर क्या चेंज हुआ और स्टैटिक का कौन सा चीज़ न्यूज़ में है, कि क्या अभी भी गवर्नर का कोई इशू है या फिर कुछ जुडिशरी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप ये ढूंढते हैं। तो आप अगर लक्ष्मीकांत और स्टैटिक होल्ड करके रखेंगे तो पॉलिटी आप अच्छे से कर पाएंगे।
सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। रिविजन कंटिन्यू रखिए और बहुत सारी PYQ एनालिसिस वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस आने वाली है, दैट इज़ ऑफ CISF एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।